एंड वेलकम टू माय चैनल कोडशाला। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इन द सेंस इसकी प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा है। आज हम बिल्कुल हिट करेंगे कि किसी प्रोजेक्ट को अगर हमें बनाना हो गिटहब का यूज़ करके और गिट का यूज़ करके तो क्या वर्क फ्लो होता है। तो उस वर्क फ्लो को देख लेते हैं कि एडमिन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और टीममेट्स कैसे काम करते हैं, कैसे कोलैबोरेट करते हैं प्रोजेक्ट को डेवलप करने में। तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को कैसे कोलैबोरेट करा जाता है गिट और गिटहब पर। नाउ सो इफ यू लुक एट दिस स्टेप नंबर 1, मैं यहाँ पर मान के चल रहा हूँ कि हम मान लीजिए 3 दोस्त हैं जो कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट यहाँ करने वाले हैं। एक दोस्त है ए, ये मान लीजिए मैं हूँ, इसका आईडी है प्रतीक पांडे स्कॉलर। एक दूसरा दोस्त है बी, बात करने में इसको हम याद रखेंगे, इसका आईडी है ब्रैड प्रो। और एक तीसरा दोस्त है सी, इसका कुछ XYZ इसका आईडी होगा। ये मैं आईडी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैं गिटहब पर जब स्विच करूँगा तो फॉलो करना आसान होगा। तो हम 3 दोस्त हैं और हम सोच रहे हैं आपस में मिलके कोलैबोरेशन में एक प्रोजेक्ट को डेवलप करें। तो इसमें से प्रतीक पांडे स्कॉलर जो हमारा ए है, इसको मैं क्या करता हूँ, नियुक्त कर देते हैं कि भाई तुम एडमिनिस्ट्रेटर का काम करोगे, एडमिनिस्ट्रेटर का रोल निभाओगे। तो जब ये एडमिनिस्ट्रेटर का रोल निभाएगा तो ये गिटहब पर जाएगा और एक रिपोजिटरी क्रिएट कर लेगा किसी भी नाम से। मान लीजिए हम उस रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे प्रोजेक्ट ग्वालियर, राइट, PROJGWL, ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोजिटरी का नाम रहेगा। अब आप जानते हो इसके अंदर एक readme.md फाइल होती है। readme.md फाइल के अंदर प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखी जाती है। तो ये हमारा एडमिन जाके प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन भी लिखेगा इस पे। गिटहब पर बना रहा है ना ये रिपोजिटरी। इसके बाद ये git ignore फाइल भी सेट करेगा अगर चाहे तो। ये ऑप्शनल स्टेप्स है। git ignore फाइल क्या होती है इसके बारे में मैं बता देता हूँ। बहुत सारे रिसोर्सेज, फाइल्स और मॉड्यूल्स ऐसे होते हैं हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जो कि चेंज नहीं होते, जिन्हें ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है गिट को। तो इन्हें हम .git ignore फाइल में लिख देते हैं, मेंशन कर देते हैं कि भाई ये वाला फोल्डर, ये वाली डायरेक्टरी या ये वाली फाइल, इनको ट्रैक मत करो, ये चेंज नहीं होते, राइट। जैसे जब हम Node.js यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए या कोई दूसरा रन टाइम इन्वायरमेंट यूज़ कर रहे हैं, उस पर कोड कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, तो बहुत सारी लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, पैकेजेस यूज़ करते हैं। तो वो पैकेज तो हम यूज़ करते हैं, वो रीड ओनली है, उन पर हम कोई चेंज नहीं करते, राइट नहीं करते, तो उन्हें ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें हम .git ignore फाइल में मेंशन कर देते हैं। तो इससे गिट का बहुत सारा काम बच जाता है, स्पीड फास्ट हो जाती है आपके ट्रांजेक्शन्स की, अपलोडिंग डाउनलोडिंग की, क्लोनिंग की। तो ये सारे फ़ायदे हैं इसके। इसके बाद इस एडमिन पर 2 ऑप्शन है। या तो वो इस रिपोजिटरी को जो बना दिया है इसे क्लोन कर ले अपनी लोकल मशीन पर और यहाँ पर इस प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करे। आई मीन प्रोजेक्ट बना रहा है तो उसे पता होना चाहिए कि कितने डायरेक्टरीज होंगी, कितने मॉड्यूल्स होंगे, इसमें कौन कौन से फोल्डर होंगे। तो वो पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर बना दे और बनाने के बाद अपने इस चेंज्ड प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को अपलोड कर दे वापस से गिटहब पर। दूसरा तरीका है कि आप रिपोजिटरी तो बना दो गिटहब पर, लेकिन इसके बाद आप एक लोकल प्रोजेक्ट भी बनाओ। जैसे मान लीजिए मैं एंड्रॉइड स्टूडियो का कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो एंड्रॉइड स्टूडियो का जब आप देखोगे प्रोजेक्ट क्रिएट होता है तो बड़ा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। तो हम खुद से बनाएंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देंगे, भूल कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड स्टूडियो खुद ही बना के दे देता है। तो हमने एंड्रॉइड स्टूडियो पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया। अब उस प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर जाके हम उसे git init कमांड से इनिशियलाइज कर देंगे। तो गिट अब इस प्रोजेक्ट फोल्डर को ट्रैक करने लगेगा। अब गिट ने इसे ट्रैक करना चालू किया, तब हमने क्या करा, इस प्रोजेक्ट फोल्डर को पुश कर दिया आपके रिमोट रिपोजिटरी पर, गिटहब पर। तो ये भी एक तरीका है कि कैसे हम किसी प्रोजेक्ट को गिटहब पर रिमोट रिपोजिटरी पर भेज सकते हैं, पुश कर सकते हैं। तो ये दोनों ही तरीके हैं, जो भी आपको प्रोजेक्ट के हिसाब से सूट करे आप उसको फॉलो कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 है कि हमारे जो एडमिन है, एडमिनिस्ट्रेटर है, उसको कोलैबोरेटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे। कोलैबोरेटर्स क्रिएट करना इसलिए ज़रूरी है कि मान लीजिए जैसा हम बात कर चुके हैं कि हमारे पास है ए, बी और सी। बी सी टीम मेंबर्स हैं और ए आपका ये प्रोजेक्ट तो बनाएगा ही, साथ में ये एडमिन का रोल भी अदा कर रहा है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए ने रिपोजिटरी क्रिएट करी है। इस रिपोजिटरी ओनर कौन हो गया, हमारा ए हो गया, रिपोजिटरी ओनर। तो अब इस रिपोजिटरी ओनर को क्या करना पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट में बी और सी से अगर आपको काम करवाना है, वो जो भी काम करें वो इस रिमोट रिपोजिटरी में पुश कर पाएं, इसके लिए ज़रूरी है कि आप इन्हें कोलैबोरेटर बनाएं।
तो हमारे एडमिन को बी और सी को एज ए कोलैबोरेटर बनाना पड़ेगा, अदरवाइज बी और सी अपने अपने कंट्रीब्यूशन जो है रिमोट रिपोजिटरी में पुश नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे कोलैबोरेटर बनाया जाता है। तो मैं अभी प्रतीक पांडे स्कॉलर अकाउंट पर हूँ, यानी कि जो एडमिन है हमारा इस केस में उसके अकाउंट पर हूँ। और मैं यहाँ ये देखोगे आप, ये प्रोजेक्ट ग्वालियर से संबंधित से स्पेसिफिक जो सेटिंग है मैं उस पर क्लिक करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड पर ये जनरल पेन ओपन हो जाएगा और इसमें आपको कोलैबोरेटर्स मिलेंगे। इधर हम इन कोलैबोरेटर्स पर क्लिक करेंगे तो नीचे आपको दिखेगा यू हैवंट इनवाइटेड एनी कोलैबोरेटर्स येट। तो मैं बीइंग एडमिन ऑफ दिस प्रोजेक्ट मैं कुछ लोगों को ऐड करता हूं अपने प्रोजेक्ट पे जिनके साथ मुझे कोलैबोरेट करना है। तो एक तो है हमारा प्रैट प्रो, जिसे मैं जानता हूं, जिसका आईडी मेरे पास है, तो मैं इसे ऐड कर लेता हूं अपनी रिपोजिटरी में। तो एक ही मैंने अभी ऐड किया, मेरे पास 2 ही अकाउंट है, एक पर तो मैं एडमिन बना हूं और दूसरा ये अकाउंट है। तो आपके जितने भी दोस्त होंगे, 2 या 3 आपके प्रोजेक्ट में जितने भी लोग होंगे, आप उन्हें इस पर ऐड कर लेंगे। अब देखते हैं कि ये बंदे जैसे मैंने ऐड किया है, इसे पता कैसे पड़ेगा कि इसे ऐड किया गया है, इसे कोलैबोरेटर बनाया गया है। तो उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने इस एडमिन अकाउंट से साइन आउट कर लेता हूँ और अपने जो प्रैट प्रो का अकाउंट है उससे साइन इन कर लेता हूँ। नाउ अभी आप देखोगे यहाँ पर कि प्रैट प्रो को एक मेल आई हुई है प्रतीक पांडे स्कॉलर की तरफ से, और ये एक इनविटेशन आया है और यहाँ कहा गया है आइदर यू एक्सेप्ट और डिक्लाइन दिस इनविटेशन। तो प्रैट प्रो इसे एक्सेप्ट कर लेता है। एक्सेप्ट कर लेता है तो ये मैसेज आता है, एक्सेप्ट इनविटेशन पर ये क्लिक कर देता है प्रैट प्रो हमारा। तो आप देखोगे कि ये प्रैट प्रो के अकाउंट में आपको ये प्रोजेक्ट ग्वालियर दिखने लगेगा और यहाँ से ये भी पता पड़ रहा है कि प्रोजेक्ट ग्वालियर रिपोजिटरी किसके अकाउंट में बनी है, कौन इसका रिपोजिटरी ओनर है, वो प्रतीक पांडे स्कॉलर है। तो यहाँ से प्रैट प्रो को ये कोड बटन भी आने लगा और यहाँ से ये इस URL को एक्सेस करके इस रिपोजिटरी पर पहुँच सकता है। तो अब ये प्रैट प्रो क्या करेगा, ये अपने बैश शेल पर जाएगा और यहाँ ये अपनी लोकल मशीन पर क्लोन कर लेगा इस URL को जो भी अभी उसने कॉपी करी है, यानी प्रोजेक्ट ग्वालियर को ये क्लोन कर लेगा। यही काम सभी टीममेट्स यानी जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं उन सबको अपनी अपनी मशीन पर परफॉर्म करना है। तो अभी तक हम स्टेप नंबर 1, 2 और 3 कंप्लीट कर चुके हैं। सारे टीममेट्स ने रिमोट रिपोजिटरी को अपनी लोकल मशीन्स पर क्लोन कर लिया है। अब चलते हैं स्टेप नंबर 4 पर। यहाँ पर हम ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स की बात कर रहे हैं। हम अपनी ब्रांच यानी मेन ब्रांच को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि कोई भी मेन ब्रांच में आकर बिना पुल रिक्वेस्ट जनरेट किए अपने अपने कोड को अपनी अपनी ब्रांचेस को पुश ना कर पाए। इससे ये भी फायदा होगा कि हम रिव्यूअर भी सेट कर पाएंगे, यानी किसी पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव करने के लिए हमें कोड रिव्यूअर्स यानी कोड को रिव्यू करना मैंडेटरी करना पड़ेगा। बिना कोड रिव्यू किए कोई भी ब्रांचेस आपस में मर्ज नहीं कर पाएंगी। तो आइए देखते हैं कि ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स कैसे लिखते हैं। तो अभी मैं वापस से एडमिन अकाउंट पर हूँ प्रतीक पांडे स्कॉलर के, और यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स कैसे बनाते हैं। आप अपनी रिपोजिटरी स्पेसिफिक सेटिंग्स पर जाएंगे, इस टैब पर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे लेफ्ट में ये जो पेन था जिससे हमने कोलैबोरेटर्स बनाए थे, वहीं नीचे चलेंगे तो आपको ब्रांचेस मिलेगा। तो इस ब्रांचेस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा आपकी मेन ब्रांच के लिए कि अगर आप इसका नाम मेन ब्रांच का बदलना चाहें तो बदल भी सकते हैं। यहाँ पर आपको ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स मिलेंगे और यहाँ ये ऐड रूल बटन मिलेगा। इस ऐड रूल पर बटन पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है ब्रांच नेम पैटर्न। तो आपको किस ब्रांच को प्रोटेक्ट करना है, तो मोर ऑफन देन नॉट आप मेन ब्रांच को ही प्रोटेक्ट करेंगे। यहाँ देखते हैं तो सबसे पहला जो चेक बॉक्स है इसे मैं चेक कर दूंगा। ये बताता है रिक्वायर ए पुल रिक्वेस्ट बिफोर मर्जिंग। किसी भी कोलैबोरेटर को अपनी ब्रांच जो भी उसने अपनी फीचर ब्रांच बनाई है उसको अगर रिमोट रिपोजिटरी की मेन ब्रांच में मर्ज करना है, राइट, तो उसके लिए उसे पुल रिक्वेस्ट जनरेट करना मैंडेटरी हो जाएगा। बिना पुल रिक्वेस्ट के आपकी ब्रांचेस मर्ज नहीं हो पाएंगी। तो ये एक तरह से ब्रांच प्रोटेक्शन रूल मैंने यहाँ पर लगा दिया। दूसरा रूल यहाँ पर है रिक्वायर अप्रूवल्स। इसमें क्या होता है कि जब भी एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट होती है तो उस पुल रिक्वेस्ट को कम से कम, जैसे यहाँ पर ये 1 सिलेक्टेड है तो एक अप्रूवल की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। बिना उस अप्रूवल के आप अपनी पुल रिक्वेस्ट को मर्ज नहीं कर पाएंगे। तो इसको बढ़ा के अगर आपके पास 3 टीममेट्स है तो आप 2 कर दीजिए। जो भी ये पुल रिक्वेस्ट जनरेट करता है वो तो खुद कभी मर्ज नहीं कर पाएगा। तो इससे ये हो जाएगा कि बाकी और जो रिव्यूअर्स हैं, कम से कम 2 रिव्यूअर अगर इसे रिव्यू कर लेंगे तो दैट वुड बी बेटर। जब वो रिव्यू करके अप्रूव कर देंगे तभी आपकी जो पुल रिक्वेस्ट है वो मर्ज हो पाएगी। तो ये एक तरह का आपका
ब्रांच प्रोटेक्शन रूल आ गया। या नीचे जब देखोगे तो आपको मिलेगा इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटर। अगर मैं ऐसे भी क्लिक कर देता हूँ तो एडमिनिस्ट्रेटर यानी कि जो रिपोजिटरी ओनर होगा वो भी मर्ज नहीं कर पाएगा। अदरवाइज रिपोजिटरी ओनर को प्रिविलेज रहती है कि वो आपके पुल रिक्वेस्ट को मर्ज कर सकता है, लेकिन अगर आपने इंक्लूड एडमिनिस्ट्रेटर को भी चेक कर दिया तो ये सारे रूल्स जो आपने ऊपर लगाए हैं ये एडमिनिस्ट्रेटर पर भी लागू होंगे। ये इसका फायदा है। और फाइनली आप ये ग्रीन बटन क्लिक कर देते हैं तो ये ब्रांच प्रोटेक्शन रूल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो यहाँ पर कंप्लीट होता है हमारा ब्रांच प्रोटेक्शन रूल लगाने वाला काम। स्टेप 5 कहती है कि अगर किसी भी टीममेट को अपना कोड या अपना फीचर डेवलप करना है, उस कोड में कंट्रीब्यूट करना है, तो उसे ये काम मेन पर नहीं करना चाहिए, मेन ब्रांच पे नहीं करना चाहिए। उसे क्या सबसे पहले ब्रांच ऑफ करना चाहिए और फिर उस एक्सपेरिमेंटल ब्रांच पर, उस फीचर ब्रांच पे ही फर्दर काम करना चाहिए। और जब वो अपनी ब्रांच के काम से संतुष्ट हो जाए तो उस ब्रांच को उसे पुश कर देना चाहिए रिमोट रिपोजिटरी पर। वहां पर जाकर तो आपने देख ही लिया कि हमने ब्रांच प्रोटेक्शन रूल भी लगा रखे हैं। तो एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट होगी, उसे अप्रूव करवाया जाएगा रिव्यूअर्स के थ्रू, और फाइनली जब ये अप्रूव हो जाएगी पुल रिक्वेस्ट उसके बाद ही ये मेन ब्रांच में मर्ज हो पाएगी। तो ये फायदा है स्टेप नंबर 5 का। और इस तरह से आपके टीममेट्स को अपने प्रोजेक्ट पर कोलैबोरेट करना चाहिए और कंट्रीब्यूट करना चाहिए। फिर हम बात करते हैं स्टेप नंबर 6 की। मान लीजिए आज मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर चुका हूं और कल मैं स्टार्ट कर चुका था और आज दूसरा दिन है, तो आज का दिन भी मैं जो शुरू करूंगा वो मैं करूंगा एक पुल रिक्वेस्ट के साथ, ताकि मेरी जो मेन ब्रांच है, मेरी लोकल रिपोजिटरी की जो मेन ब्रांच है, वो इन सिंक आ जाए, सिंक्रोनाइजेशन में आ जाए आपकी रिमोट की मेन के साथ। और एक बार ये दोनों ब्रांचेस आपस में सिंक्रोनाइजेशन में आ गई, इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो मेरी एक्सपेरिमेंटल ब्रांच थी, फीचर ब्रांच थी, उसमें मैं मेन को मर्ज कर लूंगा। तो उसके लिए जरूरी होगा कि अभी मैं हूं अपनी फीचर ब्रांच में, तो उसके लिए जरूरी होगा कि मैं पहले अपनी फीचर ब्रांच में जाऊं। फीचर ब्रांच में जाने का तरीका आप जानते ही हो, गिट चेकआउट और आपकी फीचर ब्रांच का नाम, फॉर एग्जांपल FB अगर मेरी फीचर ब्रांच का नाम है तो मैं अपनी FB ब्रांच पर चला जाता हूं। और इसके बाद मैं मर्ज कमांड चलाऊंगा। मैं लिखूंगा गिट मर्ज, और ये किससे मर्ज करना है, उस ब्रांच का नाम। तो FB ब्रांच में मैं हूं अभी, और FB ब्रांच में मैंने मेन ब्रांच को आके मर्ज कर लिया। तो जब दो ब्रांचेस मर्ज होंगी तो हो सकता है कुछ मर्ज कन्फ्लिक्ट्स भी आ जाएं, तो आपको इन मर्ज कन्फ्लिक्ट को दूर करना पड़ेगा मैन्युअली। और फाइनली आपकी जो ये एक्सपेरिमेंटल ब्रांच है, जो ये फीचर ब्रांच है, ये तैयार हो जाएगी फर्दर काम करने के लिए। तो आप दिन भर इस ब्रांच पर काम करेंगे और एट द एंड ऑफ द डे जब आप संतुष्ट हो जाएं अपने काम से तो इसे रिमोट पर पुश कर देंगे, वहाँ एक पुल रिक्वेस्ट जनरेट होगी और सारी साइकिल रिपीट होगी। जब हम एक बार अपनी फीचर ब्रांच पर हों, मान लीजिए ये थी मेरी लोकल रिपोजिटरी पे मेन ब्रांच, और जब मैंने इस पे काम करना था, फर्दर कंट्रीब्यूट करना था, तो मैंने एक ब्रांच ऑफ करी और ये मैंने अपनी एक एक्सपेरिमेंटल ब्रांच या एक फीचर ब्रांच बना ली। कई लोग क्या करते हैं, जरूरत होती भी है कई बार, ये फीचर ब्रांच पर जो आप फीचर डेवलप कर रहे होते हो वो भी एक बंदे के बस का काम नहीं होता, 2-3 लोग फीचर डेवलप कर रहे होते हैं। तो उसमें भी वो क्या करते हैं, इस फीचर ब्रांच से फर्दर और ब्रांचेस ब्रांच ऑफ कर लेते हैं, एक ये कर ली, एक ये कर ली। तो इस ब्रांच पे A काम कर रहा है, इस ब्रांच पे B काम कर रहा है, इस ब्रांच पे C काम कर रहा है। तो ये एक अप्रोच है। कई बार देखो, इसको अगर आप बहुत ज़रूरी हो तब आप इसे फॉलो करें, नहीं तो कभी भी एक बार आप एक ब्रांच ऑफ कर लेते हैं, उस ब्रांच की फिर फर्दर सब ब्रांच नहीं करनी चाहिए। इससे आपका थोड़े कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं, कमिट एरर आने के चांसेस हो जाते हैं, मर्ज कन्फ्लिक्ट्स बढ़ जाते हैं, तो कई सारे इश्यूज होते हैं। तो कोशिश करें कि एक ब्रांच पे काम कर रहे हैं तो उसी पे करें, ज़्यादा ब्रांच ऑफ ना करें। और इस बात की ध्यान रखें कि जब आपने कोई एक ब्रांच बनाई है, फीचर ब्रांच बनाई है, तो ये बहुत दिन तक जीवित ना रहे कि आज मैंने इस ब्रांच को बना लिया और 1 महीने इस ब्रांच पे काम कर रहा हूँ, 15 दिन इस ब्रांच पे काम कर रहा हूँ। एक ब्रांच बनाई है, इसका काम आज ही खत्म हो जाए और शाम को मैं इस ब्रांच को आपकी रिमोट के साथ इंटीग्रेट कर दूँ। तो इंटीग्रेशन की हमें कोशिश करनी चाहिए, डेली बेसिस पे होना चाहिए। आज मैंने ब्रांच ऑफ करी, उस पर फटाफट काम किया और उसको मैंने आपकी रिमोट रिपोजिटरी में जाके मर्ज कर दिया। तो ये इंटीग्रेशन डेली बेसिस पे होना चाहिए। अगर आपने एक फीचर ब्रांच निकाली है तो उस फीचर ब्रांच की फर्दर सब ब्रांचेस क्रिएट करने से हमें बचना चाहिए। ये 2-3 बातें हैं जो हम ध्यान रखेंगे और इस तरह से हमारा प्रोजेक्ट फ्लो कंप्लीट होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको कोई शिकायत है, कुछ बात है जो समझ में नहीं आई, तो कमेंट ज़रूर करें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और खूब सारे लाइक दे दें। थैंक यू। यस, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
एरिक और कैटी को थैंक यू, इनके ब्लॉग पढ़ के ही मैंने इस स्लाइड के मटेरियल को तैयार किया है। थैंक यू।